लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम विथ अस। हेलो गाइस, मैं सौरभ मिश्रा अनअकैडमी पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अपना टॉपिक सोलर सिस्टम शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें आपको अनअकैडमी के बारे में बता दूं। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म पे आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के एक्सपीरियंस मिलते हैं, जिनसे आप अपनी सक्सेस को और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट बना सकते हैं। दोस्तों, हमारे प्लेटफॉर्म पे जो अपकमिंग कोर्सेज होते हैं उनको आप समय रहते इनरोल्ड हो जाइए, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को प्रॉपर टाइम दे सकें। जो हमारा प्रिपरेशन कराने का तरीका है उसमें एक आता है वीकली मॉक टेस्ट। इस मॉक टेस्ट के द्वारा हम आपकी प्रिपरेशन को ट्रैक करते हैं, जिससे आपको पता चलता रहे कि आपकी प्रिपरेशन का लेवल क्या है, आपका कौन सा पोर्शन वीक है और कौन सा पोर्शन स्ट्रांग है। वीक पोर्शन पे हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है और हमारा जो स्ट्रांग पोर्शन है उस पे एवरेज मेहनत करने की ज़रूरत होती है। जो किसी भी एग्ज़ाम का कम्प्रिहेंसिव सिलेबस होता है, उसके लिए हमारे टॉप एजुकेटर्स 24 आवर डेडिकेटेड रहते हैं। उनके सिलेबस से देखते हैं कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आयोग ले रहा है। आज के समय में एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज होता जा रहा है। इस समय ये नहीं देखना है कि हमको क्या पढ़ना है, सबसे ज़्यादा हमको ये देखना है कि क्या चीज़ छोड़ना है। इतना वास्ट सिलेबस है, उसी से क्वेश्चन पुट अप होते हैं। इसलिए हमारे एजुकेटर्स सिलेबस का कीन ऑब्जर्वेशन करते हैं और आपके सामने एक क्रीम जो है वो लाते हैं। दोस्तों, अब बात आती है कैसे हम अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आ सकते हैं, कैसे इसका अभिन्न हिस्सा, इसका पार्ट बन सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमको प्ले स्टोर पे जाना होगा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कीजिए। उसके बाद नंबर आता है सब्सक्रिप्शन का। यहाँ पर आपको थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखानी है। अगर आप उस समय तैयारी कर चुके हैं तो आप 12 मंथ का कोर्स लीजिए। अगर आप तैयारी में नए हैं तो आप 24 मंथ का कोर्स खरीद सकते हैं। दोस्तों, किसी भी कोर्स को आप खरीदते हैं उस पे आप मेरा कोड सौरभ 10 यूज कीजिए, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। सपोज दैट आपका ये 24 मंथ का जो कोर्स है वो 9100 का है। इसको आप सौरभ 10 यूज करते हैं तो लगभग 910 रुपए का आपको छूट मिलता है। अगर एवरेज निकाला जाए कि ये कितना पड़ता है, तो ये लगभग मान के चलिए एक दिन का ये लगभग 11 से 12 रुपए के बीच आपका पड़ता है। अब सोचिए 11 से 12 रुपए में आप इंडिया की बेस्ट फैकल्टी यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब आइए अपने चलते हैं टॉपिक पर, सोलार सिस्टम। सोलार सिस्टम आपने देखा होगा किस तरीके इससे क्वेश्चन जो है आयोग पूछता है। हर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन, चाहे वो मेंस का हो चाहे प्री का हो, इससे जरूर रहता है। तो आइए जानते हैं क्या है हमारा सोलार सिस्टम। दोस्तों, जिस तरीके आपका अपना परिवार है, फैमिली है, उसमें मम्मी पापा, भाई बहन, दादा दादी हैं, उसी तरीके सूर्य का भी अपना परिवार है, जिसमें 8 ग्रह, 65 से भी ज्यादा उपग्रह, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड होते हैं। जिस तरीके आपकी फैमिली का जो हेड मेंबर होता है वो आपकी एजुकेशन, आपकी पॉकेट मनी मैनेज करता है, उसी तरीके सन जो है वो भी अपने फैमिली के जो मेंबर हैं सोलर सिस्टम के, उनको लाइट और हीट देता है। आप जानते होंगे जैसे हमारी पृथ्वी ही सोलर सिस्टम का एक पार्ट है, तो उसमें हीट कहाँ से मिलती है, एनर्जी कहाँ से मिलती है? सूर्य से ही मिलती है। अब आइए बात करते हैं कि दूरी के क्रम में कौन से हैं। तो दूरी के क्रम में अगर देखा जाए तो सबसे पहले आता है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इसके बारे में हमारी जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने विस्तार से बात किया था। अब जो हमारा यूनिवर्स है उसका ये सेकंड वीडियो है। आइए इसमें देखते हैं कैसे क्वेश्चन पुट अप होते हैं। एक जो ग्रह होते हैं, 8 ग्रह हैं, इनको 2 पार्ट में अगर हम डिवाइड करते हैं तो पहला जो ग्रह होता है वो टेरेस्ट्रियल ग्रह होता है, जिसके पार्थिव ग्रह कहते हैं।
आगे से 4 ग्रह आप ले लीजिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। इनको पार्थिव ग्रह कहा जाता है। इनका निर्माण पृथ्वी की ही तरह के ठोस पदार्थों से हुआ है। ठीक है। जोवियन ग्रह या गैसीय ग्रह, इनमें बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण आते हैं। जोवियन ग्रह आपको देखने के लिए आपके जो लास्ट के 4 प्लैनेट होते हैं, ये यहाँ से बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, यहाँ से आप देख सकते हैं। जो जोवियन प्लैनेट होते हैं, ये मेन जो होते हैं, ये गैस के बने होते हैं, जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम, आर्गन, मीथेन जैसी गैसें पाई जाती हैं। ठीक। दूरी के क्रम में पढ़ते समय हमारा पहला जो प्लैनेट पड़ता है उसको कहते हैं मरकरी। मरकरी प्लैनेट के बारे में मैं आपको बता दूं, ये सूर्य का सबसे निकटतम तारा है, सॉरी ग्रह है, और सबसे छोटा भी है। क्वेश्चन पूछा जाता है सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है या सबसे छोटा ग्रह कौन है सोलर सिस्टम का। तो एक बात मैं आपको बता दूं, जो परिवार का सबसे बड़ा सदस्य होता है, जो हमारे परिवार का सबसे छोटे सदस्य के काफी करीब होता है। ठीक है। जैसे परिवार का छोटा सदस्य कौन है, बुध, और ये सबसे करीब में है। तो इससे आप याद कर सकते हैं कि बुध जो है वो सूर्य के सबसे करीब है और सबसे छोटा है। दूसरा जो है, ये सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। अगर जो सूर्य के सबसे ज्यादा करीब है, परिभ्रमण पथ उसी का तो सबसे ज्यादा कम होगा, तो 88 डेज में यह अपनी परिक्रमा पूरी कर लेता है। यहाँ का दैनिक तापांतर जो है वो बहुत ही ज्यादा होता है, लगभग 560 डिग्री सेल्सियस। सपोज कीजिए अगर दिन में तापमान जो है वो 200 डिग्री सेल्सियस है, तो शाम को 760 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। दैनिक तापांतर यहाँ का बहुत ज्यादा है, इसीलिए यहाँ दिन में बहुत ही ज्यादा गर्मी और रात में बहुत ही ज्यादा ठंडी, कह लिए कि बर्फीली रात होती है। ठीक है। बुध ग्रह पे वायुमंडल का अभाव है, यहाँ जीवन नहीं पाया जाता है। दूसरा ग्रह है हमारा दूरी के क्रम में वीनस, शुक्र। शुक्र ग्रह को भोर का तारा कहते हैं और सायं का तारा भी कहते हैं। इसका कारण क्या है कि शुक्र ग्रह जो है वो सूर्योदय से 2 घंटे पहले ही उदय होता है, दिखाई देता है हमको, और 2 घंटे बाद ये अस्त होता है, सूर्य के अस्त होने के बाद। इसलिए सायं का तारा और भोर का तारा कहते हैं इसे। पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। पृथ्वी की जुड़वा बहन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये आकार और द्रव्यमान में पृथ्वी से थोड़ा ही कम है। शुक्र ग्रह का सौर मंडल में सबसे चमकीला स्थान है और सबसे ज्यादा गर्म भी है। यहाँ का तापमान लगभग 464 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है। शुक्र ग्रह के वायुमंडल में मुख्यतः 90 से 95% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। इसी कारण यहाँ पे गर्मी होती है। जो हमारा ये वाला पॉइंट है सबसे ज्यादा गर्म और चमकीला है, वो इसी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही। आप जानते होंगे ग्लोबल वार्मिंग में कार्बन डाइऑक्साइड किस हद तक इफेक्ट करती है। ठीक है। ग्रहों की सामान्य दिशा के विपरीत ये परिक्रमा करता है। जो ग्रहों की जो घूमने की जो गति वो होती है, दिशा होती है, पश्चिम से पूर्व क्लॉकवाइज, उसी क्रम में ये उल्टे करता है। ये एक्सेप्शन है, ये और एक ग्रह और अरुण, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ये जो है वो एंटी क्लॉक दिशा में गति करता है। तीसरा प्लेनेट आता है पृथ्वी, जिसपे के हम वासी हैं। पृथ्वी सौर मंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसपे जीवन है। जिसका कारण क्या है, मध्यम ताप, ऑक्सीजन और प्रचुर मात्रा में जल की उपस्थिति। कहा जाता है कि पृथ्वी पर 71% जल पाया जाता है और 29% है वो लिथोस्फीयर, स्थल मंडल पाया जाता है। पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे 23.5 अंश झुकी हुई है। आपको ये ग्लोब पर देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से दिखाई देगा कि किस तरीके पृथ्वी जो है 23.5 अंश झुकी रहती है। सूर्य से इसकी दूरी जो है
वो 14 करोड़ 98 लाख किलोमीटर है। इसकी आकृति जियोइड है। जियोइड आकृति आप मान सकते हैं कि आपने जैसे बेसबॉल देखी होगी। बेसबॉल जो है वो हल्की सी दबी होती है, तो एक जियोइड उसकी आकृति होती है। पृथ्वी गोल नहीं होती, जियोइड आकृति गोल होती है, हल्की सी दबी रहती है। पृथ्वी पर को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका। तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहने का एक ही कारण है कि यहाँ पर जल की अधिकता है। ठीक है। चौथा हमारा प्लैनेट आता है मंगल, मार्स। मंगल की सतह लाल होने के कारण इसे मंगल ग्रह कहा जाता है। बताते हैं कि यहाँ फेरस ऑक्साइड बहुत है, जिसके कारण इसकी जो धरती है, सतह है, वो लाल हो गई है। इसके दो उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। डिमोस सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। सबसे बड़ा उपग्रह बृहस्पति का है गैनीमेड, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ जान लीजिए मंगल का जो सबसे छोटा उपग्रह है डिमोस। इसरो द्वारा मंगल ग्रह का सफर प्रक्षेपण किया गया 5 नवंबर 2013 को, जो कि मंगल की कक्षा में 24 सितंबर 2014 को पहुंचा। इसी के साथ इंडिया जो है, हमारा भारत जो है, उन 4 देशों में शामिल हो गया, अमेरिका, रूस और यूरोपीय संघ, जो कि मंगल पर अपने उपग्रह भेज चुके हैं। एशिया में इंडिया का पहला स्थान है। एशिया में किसी ने नहीं भेजा है, सिर्फ इंडिया ने भेजा है। ठीक है। 5वें ग्रह की बात करते हैं, बृहस्पति। यहाँ से शुरू होता है जोबियन ग्रह का सफर। गैसीय जो ग्रह हैं उनका सफर यहाँ से शुरू होता है, जुपिटर, बृहस्पति से। बृहस्पति ग्रह जो है ये सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अभी कुछ ग्रह पहले बात हुई थी, सबसे छोटा ग्रह मैंने बताया था, जो सूर्य के सबसे ज्यादा करीब है, हेड ऑफ फैमिली के सबसे ज्यादा छोटा वही होगा। बुध ग्रह सबसे ज्यादा छोटा है, बृहस्पति ग्रह सबसे ज्यादा बड़ा ग्रह है। बृहस्पति के 63 उपग्रह हैं, जिसमें गैनीमेड सबसे बड़ा है। यह सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। बृहस्पति की खोज जो है वो गैलीलियो गैलीलेई ने की थी। बृहस्पति के तीव्र घूर्णन के कारण बहुत तेजी से यह अपने अक्ष पर रोटेट करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसके पास रेडियो ऊर्जा भी है स्वयं की। इसमें जो गैस वलय पाए जाते हैं वो हीलियम और हाइड्रोजन के होते हैं। ये तारा और ग्रह दोनों की श्रेणी में आता है, ये दोनों के गुण प्रदर्शित करता है। ठीक है। हाइड्रोजन और हीलियम पाया जाता है, इसलिए ये तारों की श्रेणी में आता है, और ग्रह तो जुपिटर है ही। नेक्स्ट हमारा जो प्लैनेट है उसका नाम है सैटर्न, शनि। शनि ग्रह सौर मंडल में बृहस्पति के बाद दूसरा बड़ा ग्रह है। इसके उपग्रहों की संख्या 82 है, जिसमें टिटॉन सबसे बड़ा उपग्रह है। टिटॉन और टाइटन की कहानी मैं आगे के बताऊंगा स्लाइड में। पहले यहाँ टिटॉन जान लें कि शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। 7 नवंबर 2019 को अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के माइनर प्लैनेट सेंटर द्वारा शनि के 20 उपग्रहों की खोज की। इनके नए उपग्रह 20 और खोजे गए इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा। शनि ग्रह के मध्य एक पूर्ण विकसित वलय की रेखा पाई जाती है। कहीं वो ब्रेक नहीं है, पूरा उसको एक लेयर में उसको बांधे हुआ है, जो कि शनि से क्यों लगी रहती हैं? गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण वो ग्रहों के आसपास ही रहती हैं, उनको कवर किए रहती हैं। शनि का ग्रह को गैसों का गोला या गैलेक्सी समान ग्रह, गैलेक्सी लाइक प्लैनेट भी कहते हैं। ठीक। नेक्स्ट यूरेनस। यूरेनस अरुण अधिक अक्षीय झुकाव के कारण ये लेटा हुआ ग्रह प्रतीत होता है। इसका जो अक्षीय झुकाव है वो 97.8 है डिग्री सेल्सियस, डिग्री झुका हुआ है।
इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। अरुण जो है वो अन्य ग्रहों के विपरीत एंटी क्लॉक पूर्व से पश्चिम रोटेट करता है। ठीक है, पहला कौन सा ग्रह था रोटेट कर रहा था जो एंटी क्लॉकवाइज? शुक्र ग्रह। दूसरा कौन सा है? अरुण ग्रह। हमारे सौर मंडल में सारे ग्रह जो हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर गति करते हैं क्लॉकवाइज, लेकिन शुक्र और अरुण दो प्लैनेट ऐसे होते हैं जो एंटी क्लॉकवाइज पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं। ठीक है, वरुण की बात करते हैं, नेपच्यून की। इसके 13 उपग्रह हैं जिसमें टाइटन और मैरिड हैं। यह सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह है, -200 डिग्री सेल्सियस है। अब हमारे यहाँ पे ठंड में 5-6 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाता है तो होता कि कितनी ठंड है, लेकिन सोचिए वरुण नेपच्यून पे जो है -200 डिग्री सेल्सियस से करीब तापमान हो जाता है। ये सूर्य से अत्यधिक दूरी पे होने के कारण 165 वर्षों में सूर्य की परिक्रमा करता है। अब जब ये सूर्य से अत्यधिक दूरी पर है, 8वां ग्रह है, तो इसको आप परिक्रमण काल भी बहुत ज्यादा होगा। परिभ्रमण काल तो 165 वर्षों में ये सूर्य की परिक्रमा करता है। प्लेटो की बात कर ले, जो कि अब प्लेनेट नहीं रहा गया है। इसे 2006 में चेक गणराज्य चेकोस्लोवाकिया में इंटरनेशनल इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की एक बैठक हुई जिसमें प्लेटो को उस ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया, क्योंकि ये प्लैनेट होने के लिए जो कुछ कंडीशन होती हैं उनको फुलफिल नहीं कर रहा था। प्लैनेट होने के लिए क्या होना चाहिए? अपने अक्ष पर रोटेट करते हुए सन की परिक्रमा करनी चाहिए, जो कि ये कर रहा था। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि वो अपने साथी ग्रह की जो ऑर्बिट होती है उसको काट ना रहा हो। ये प्लूटो जो है ये वरुण की जो ऑर्बिट थी उससे जो है ओवरलैप करता था, उसको काटता था। इसलिए जो है एस्ट्रोनॉमिकल इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने इसकी ग्रह की सदस्यता को समाप्त कर दी गई। एक अन्य जो हमारे आकाशीय पिंड होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और हमारे एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है तारों से, स्टार से। तारों को से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? उनके जन्म से लेकर के उनकी मृत्यु तक, उनके पूरे जीवन काल से हमारे पास प्रश्न आते हैं। तो आइए देखते हैं कि तारे होते क्या हैं। तारे में नाभिकीय संलयन द्वारा ऊर्जा होती है। ठीक है, ब्रह्मांड में अनंत आकाश गंगाएं हैं। इन आकाश गंगाओं में उपस्थित गैसों में गुरुत्वाकर्षण के कारण नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया आरंभ होती है, जिसमें हाइड्रोजन हीलियम में बदलने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तारे का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जो उसकी शैशव अवस्था होती है एकदम शुरुआत की, वो प्रोटोस्टार की होती है। ठीक है, आइए देखते हैं तारे के बारे में। सबसे पहले देखते हैं रक्तदानव तारे के बारे में। रेड जायंट क्या होता है? रेड जायंट जब तारे का हाइड्रोजन हीलियम में पूर्णतः बदल जाता है। जैसे बताया था कि तारे में कहाँ से एनर्जी आती है? हाइड्रोजन हीलियम में जब परिवर्तित होता है, नाभिकीय संलयन होता है, तो उसमें ऊर्जा आती है। सपोज कि यह कोई तारा है, उसमें थोड़ी सी हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन जब पूरी तरीके हीलियम में बदल जाएगा तब तो उसमें हाइड्रोजन नहीं रहेगा। तो क्या होता है कि इसमें पूरा हाइड्रोजन समाप्त हो चुका है, इसमें खाली हीलियम बचा हुआ है। तो ये तारा ठंडा होकर के लाल रंग का दिखने लगता है, जिसे कि रक्त दानव कहते हैं, रेड जायंट। रेड जायंट के बाद आता है नंबर सुपरनोवा का। इसमें भी हीलियम कार्बन में और कार्बन भारी पदार्थ में। पहले क्या हो रहा था उसमें रेड जायंट में कि जो था हमारा हाइड्रोजन हीलियम में बदल रहा था और हीलियम जो है वो कार्बन में बदल रहा है सुपरनोवा में। और कार्बन जो है वो भारी पदार्थों में बदलने लगता है, जैसे कि लोहे में। इसके परिणाम स्वरूप तारे में तीव्र विस्फोट होता है, जिसे कि सुपरनोवा कहा जाता है। सुपरनोवा का मतलब ही होता है तीव्र विस्फोट। यहाँ पर एक बात मैं आपको फिर से रिपीट कर दूं, रेड जायंट कब बनता है? जब हाइड्रोजन पूरी तरीके हीलियम में बदल जाता है,
सुपरनोवा कब बनता है? जब हीलियम पूरी तरीके कार्बन में और कार्बन पूरी तरीके भारी पदार्थ लोहे इत्यादि में बदल जाता है तो तीव्र विस्फोट होता है, जिसे कि सुपरनोवा कहते हैं। दूसरी कंडीशन तारे की क्या होती है? श्वेत वामन। अगर तारे का द्रव्यमान 1.4 ms है, 1.4 ms जो है वो एक तारे का द्रव्यमान रखा गया, जो उसका द्रव्यमान होता है, मास होता है, मतलब एक जेंटल मास कह लीजिए, आदर्श माप जो है वो 1.4 ms रखा गया है। अगर तारे का द्रव्यमान 1.4 ms होता है तो वह अपनी नाभिकीय से कम होता है, 1.4 ms से, तो अपनी नाभिकीय ऊर्जा को खो देता है। इससे तारा जो है पहले श्वेत वामन में, फिर उसके बाद ठंडा होकर के ब्लैक वामन में, सॉरी काले वामन में, ब्लैक डॉर्फ में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, तारे का नेक्स्ट स्टेप क्या आता है? ये तो हो गया कि जब 1.4 ms से कम हो तारे का द्रव्यमान, 1.4 ms से ज्यादा होता है तब क्या होता है? तब बनता है हमारा न्यूट्रॉन तारा या पल्सर। पल्सर की जो बाइक आप देखते हैं उसका नाम शायद यहीं से लिया गया है, न्यूट्रॉन तारा या पल्सर। आइए इसके बारे में जानते हैं। 1.4 ms जो कि चंद्रशेखर सीमा है, इससे अधिक द्रव्यमान होने पर इलेक्ट्रॉन अत्यधिक वेग पाकर के नाभिक को छोड़ करके चले जाते हैं। 1.4 ms जो है ये तारे का द्रव्यमान जब होता है तो बहुत तेजी के साथ नाभिक घूमते हैं और इसकी कक्षा को छोड़ करके बाहर चले जाते हैं, अंतरिक्ष में विलीन हो जाते हैं। इस अवस्था को न्यूट्रॉन तारा या पल्सर कहते हैं। इनके बाहर निकलने के क्रम को कालांतर में समय धीरे धीरे बीतता रहता है। जब पूरी तरीके इनसे जो है इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाते हैं तब ये एक ही बिंदु पर संकेंद्रित होता चला जाता है, जिसे ब्लैक होल या कृष्ण छिद्र कहते हैं। जब पूरी तरीके से इसके नाभिक में इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाएंगे। रॉक ब्लैक होल जो है वो दो से अधिक ब्लैक होलों का एक समूह है। रॉक ब्लैक होल पूछा गया क्वेश्चन है। अब आइए हम प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज को देखते हैं। जो प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज आप लोगों को क्यों कराए जाते हैं कि आप लोगों को पता चलता रहे कि आयोग किस तरीके का क्वेश्चन पुटअप कर रहा है, उसका मेथड पता चलता रहे, और इन्हीं सब में से क्वेश्चन आते रहते हैं। इन्हीं ये सब टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट रहते हैं। तो आइए देखते हैं इसी क्रम में पहला हमारा जो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तारे से है। तारे का रंग सूचक है दूरी का, उसकी ज्योति का, उसकी पृथ्वी से दूरी का, उसके तापमान का। तारे का जो रंग होता है वो उसके ताप का सूचक होता है। सबसे ज्यादा अगर उसका तापमान देखना हो तारे का तो वो ब्लू कलर का दिखाई देता है, नीले रंग का, और सबसे कम जो होता है वो लाल रंग का होता है। जो ब्लू कलर का स्टार होता है उसमें 50,000 से लेकर के 28,000 केल्विन तक की ऊर्जा होती है, जबकि लाल रंग में तारे में 3500 से लेकर के 2000 केल्विन तक की ऊर्जा होती है। आप लोगों ने देखा होगा जब एलपीजी गैस जलती है, उसकी नाव जलाइए तो उसमें देखते हैं कि जो लौ उठती है उसमें जो ऊपर का पार्ट होता है वो ब्लू कलर का होता है, वहां पर हीट सबसे ज्यादा होती है। बीच में येलो रंग भी होता है और सबसे नीचे जो है रेड भी होता है, लेकिन जो सबसे ऊपर होता है वो ब्लू कलर में होता है। सबसे ज्यादा हीट वहीं पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे सौर परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो हमारा सौर परिवार है इसके बारे में प्रश्न है ये। हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी सघनतम है। मतलब जो हमारे सौर परिवार हैं उसमें 8 ग्रह हैं और भी तमाम चीजें हैं, तो क्या पृथ्वी सबसे सघनतम है? दूसरा, पृथ्वी के संगठन में कुछ मुख्य तत्व सिलिकॉन है। सिलिकॉन जो है पृथ्वी के प्रमुख तत्वों में है। सूर्य में
सौर परिवार के द्रव्यमान का 75% अंतर्निहित है। चौथा ऑप्शन है सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का 190 गुना है। इसमें सही बात कौन सी है? तो आइए देखते हैं। सभी ग्रहों में पृथ्वी का घनत्व सर्वाधिक है। ये फर्स्ट वाला सही है। पृथ्वी का जो घनत्व है वो 5.5 है। दूसरा नंबर है पृथ्वी के संगठन में मुख्य तत्व सिलिकॉन है। तो सिलिकॉन थर्ड नंबर पे आता है। पृथ्वी के संगठन में सबसे ज्यादा लोहा 32.07%। दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन 30.12%। उसके बाद सिलिकॉन 15.12%। तीसरा, सौर परिवार के द्रव्यमान का 75% अंतर्निहित है। जो हमारा सौर परिवार है उसका पार्ट जो है 75% क्या सूर्य में नहीं अंतर्निहित है? इसके बारे में देखते हैं। सूर्य में सौर परिवार के द्रव्यमान का 99.8% अंतर्निहित, ना कि 75%। यहाँ पर देखिए चौथा ऑप्शन आयोग ने किस तरीके से फंसाया है। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का 190 गुना है, ऑप्शन इन्होंने रखा है। लेकिन इसका सही ऑप्शन क्या है? आंकड़ों का खेल देखिए किस तरीके ये जो है संख्याओं से खेल रहे हैं कि सूर्य का व्यास पृथ्वी का 109 गुना है। ये किनारे वाले जीरो को बीच में ले आए, डिजिट इन्होंने चेंज कर दी। अगर हल्की से आपने एक सरसरी निगाह से खाली आपने अपनी नोटबुक पढ़ी, अपने नोट्स पढ़े हैं, तो ये क्वेश्चन आपसे छूट सकता है। इसलिए देखिए कि 190 को किस तरीके 109 था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित ग्रह युग्मों में कौन बिना उपग्रह के है? इससे पहले की जो वीडियो हमने बताई थी उसमें सोलर सिस्टम के बारे में भी कुछ आपको बताया गया था। उसमें बताया गया था कि दूरी के हिसाब से कौन कौन से ग्रह हैं। इस क्वेश्चन का जवाब उसी मेथड से दिया जा सकता है। दूरी के हिसाब से अगर हम ग्रहों के बारे में जाने तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है सूर्य से दूरी के क्रम में। बुध और शुक्र स्टार्टिंग के दो ग्रह के कोई भी उपग्रह नहीं है। आप इनको अपनी नोट्स में नोट डाउन कर लीजिए। स्टार्टिंग के दो ग्रह बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? ये बात मैंने अभी आपको कुछ समय पहले बताई है कि जो हेड ऑफ फैमिली के सबसे करीब होगा, वो जो सबसे छोटा होगा वही सबसे ज्यादा करीब होगा, वही सबसे पहले उनकी परिक्रमा भी कर लेगा। 3 क्वेश्चन का जवाब एक ही लाइन में। तो यहाँ पर होगा आपका आंसर बुध। बुध ग्रह जो है वो सूर्य का चक्कर सबसे जल्दी लगा लेता है 88 डेज में। बाकी और जो ग्रह हैं जैसे शुक्र है वो 225 दिन में लगाता है, पृथ्वी 365 दिन में, 365 से ही 1/4 दिन में लगाती है, मंगल 687 दिन में, बृहस्पति 11.9 वर्षों में, शनि 29.5 वर्षों में, अरुण 84 वर्षों में, वरुण 165 वर्षों में परिक्रमा करता है। आप देखिए कि किस तरीके से दूरी के हिसाब से समय भी बढ़ता जा रहा है परिभ्रमण का। जिस तरीके पृथ्वी से दूरी बढ़ती जाएगी, सूर्य से सूर्य का परिभ्रमण उतनी ही देरी पर ग्रह करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम है। पृथ्वी की जो जुड़वा बहन है उसका कहे जाने वाला का क्या नाम है? ये वही बहन है जो भोर का तारा तो दूसरा हो जाएगा आपका। पृथ्वी की जुड़वा बहन के बारे में चर्चा करते हैं। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है।
जो कि आकार और द्रव्यमान में पृथ्वी से थोड़ा ही कम है। शुक्र ग्रह को भोर का तारा या सायं का तारा भी कहते हैं, क्योंकि ये सूर्य से 2 घंटा पहले निकलता है और 2 घंटे बाद अस्त होता है। इसकी चर्चा जो है हम लोग शुक्र ग्रह पढ़ते समय कर चुके हैं। ठीक, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह जो है वो शुक्र ही है। यहाँ का तापमान जो है वो 464 डिग्री सेल्सियस है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश कितना समय लेता है? 2 मिनट, 4 मिनट, 8 मिनट या फिर 16 मिनट? देखिए, सूर्य से जो हमें प्रकाश मिलता है वो लघु सौर तरंगों के रूप में मिलता है, और हमारी पृथ्वी जो उसको रिफ्लेक्ट करती है वो दीर्घ सौर तरंगों के रूप में करती है। लघु सौर तरंगों के बीच से जो लघु सौर तरंगों से जो हमें प्रकाश मिलता है सूर्य से, इन तरंगों को पहुंचने में हमारे अर्थ तक 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है। सौर विकिरण सूर्य से लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की गति से पृथ्वी की ओर बढ़ता है। इनकी जो गति होती है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित तारों में से कौन सा पृथ्वी के सबसे समीप का तारा है? ध्रुव तारा, अल्फा सेंचुरी, सूर्य या लुब्धक? देखिए, पहले ही मैंने आपको बताया था सूर्य जो कि एक तारा है, तो पृथ्वी के सबसे निकट का जो तारा है वो सूर्य है। इसकी ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो हाइड्रोजन और हीलियम का परिवर्तन है, मतलब हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में परिवर्तित हो जाती है। सूर्य की अनुमानित आयु जो है वो 10 अरब वर्ष है। 10 अरब वर्ष जो है वो सूर्य की अनुमानित आयु है। बताते हैं कि लगभग 5 अरब वर्ष जो है वो बीत चुका है, 5 अरब आयु उसकी और है। ये जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, सूर्य एक तारा है, इसमें तब तक एनर्जी रहेगी जब तक कि इसमें हाइड्रोजन रहेगा। जब हाइड्रोजन पूरी तरीके हीलियम में बदल जाएगा तो वो नष्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है? 20 किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से, 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से, 40 किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से या 50 किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से? पृथ्वी जो है वो सूर्य की परिक्रमा 29.8 किलोमीटर पर सेकंड की वेग से चक्कर लगाती है। ये क्वेश्चन आपका जो है वो हीलियोसेंट्रिक थ्योरी पर बेस्ड है। हीलियोसेंट्रिक थ्योरी बताया था पहली वीडियो में हमारी जो थी यूनिवर्स की, कि हीलियोसेंट्रिक थ्योरी कोपरनिकस द्वारा दी गई। हीलियोसेंट्रिक थ्योरी में बताया गया कि हमारा सूर्य जो है वो ब्रह्मांड के केंद्र में है, और सूर्य सहित सारे ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड, सारे आकाशीय पिंड जो इनकी परिक्रमा करते हैं। वहीं से क्वेश्चन इसको पुट अप किया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि है। भूमध्य रेखीय परिधि जो है इक्वेटर के बारे में पूछ रहा है, 0 डिग्री अक्षांश के बारे में पूछ रहा है। भूमध्य रेखा की जो परिधि है वो कितनी है? 31 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 31,000 किलोमीटर, 40,000 किलोमीटर, 50,000 किलोमीटर या फिर 64,000 किलोमीटर। पृथ्वी की विषुवत रेखा की जो परिधि है 0 डिग्री की या इक्वेटर की, वो 40,300 किलोमीटर है। ठीक, 40,030 किलोमीटर है। ये पृथ्वी जो है 24 आवर में इसको कवर कर लेता है, तभी इसी के कारण दिन और रात भी होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए निम्न में से कौन सी अवस्था सबसे सुसंगत है? सबसे सुसंगत है ये पूछ रहा, बेस्ट ऑफ दीज
इनमें से सबसे ज्यादा कौन ठीक हैं? तो वायुमंडलीय संगठन मनुष्य को उस पे मंगल पर रहने के लिए वहां का क्या वायुमंडल पृथ्वी के समान है? तापीय अवस्था पृथ्वी पर जो तापमान की स्थिति रहती है क्या वो समान है? बर्फ छत्रकों और हिम शीतित जल की उपस्थिति। बर्फ छत्रक मतलब जो बर्फ के पहाड़ ग्लेशियर और हिम शीतित जल की उपस्थिति क्या ये है? या फिर ओजोन की उपस्थिति? ये चौथा ऑप्शन तो एकदम ही गलत है। इसको शुरू में ही काट दीजिएगा, आप तीन ही पे आप देखिए, क्योंकि इसमें सबसे सुसंगत पूछ रहा है। तो बर्फ छत्रकों की उपस्थिति और हिम शीतित जल की उपस्थिति यही सही आंसर है। ये हिम शीतित जल जो है पाने ऐसा कोई वो नहीं है कि मंगल ग्रह पे हमको पानी मिल गया है। वहां पर हमको इसके साक्ष्य मिले हैं कि यहाँ पर पानी था, वहां पर पानी मिला नहीं है। व्यक्त की गई है संभावना मंगल के वायुमंडल पर 210 ppm जल पाया गया है। पृथ्वी व मंगल के मध्य काफी समानताएं हैं, जैसे वायुमंडलीय संगठन पृथ्वी के लगभग समान है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑर्गन, ऑक्सीजन के अतिरिक्त मंगल का परिक्रमण और औसत तापमान पृथ्वी के समान है। औसत तापमान जो है वो भी पृथ्वी के समान है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड और ये अन्य गैसें हैं, नाइट्रोजन, ऑर्गन और ऑक्सीजन, इनकी जो है वो जेंटल अमाउंट जो है वो मंगल पर उपस्थित है, पृथ्वी के ही समान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? देखने में बहुत ही छोटा क्वेश्चन लगता है, लेकिन सिविल में पूछा गया है। आप ये ना सोचे कि बहुत बड़े ही बड़े आते हैं, छोटे का भी ख्याल कीजिए। कोई भी चीज जो है, कोई भी पोर्शन, उसको आप उस नजर से मत देखिए कि बहुत छोटा क्वेश्चन है, उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। मेंस में आप प्री आपका निकल जाता है तो आपको मेंस में काम आएगा, इसलिए छोटी सी छोटी बातों को भी ध्यान में रखिए। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, वरुण, शुक्र व शनि। सौर मंडल का सबसे बड़ा आप जान ही रहे हैं, बृहस्पति है। बृहस्पति का व्यास जो है वो 1,42,984 किलोमीटर है। जबकि बुध सौर मंडल का सबसे छोटा है, जिसका व्यास 4,879 किलोमीटर है। ठीक, बुध ग्रह बार बार आ रहा है कि सबसे छोटा है। इसकी खास बात मैंने बताई थी, सबसे छोटा है, सबसे सूर्य के करीब भी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। बृहस्पति का वलय होता है, जो बृहस्पति ग्रह हैं उनके चारों तरफ वलय पाए जाते हैं। किस चीज के वलय बने होते हैं? आइए देखते हैं। सिलिकेटों के बने होते हैं। अस्तित्व विहीन होते हैं ये वलय, मतलब खाली इनका नाम ही दिया गया, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। बहुत घना व अपारदर्शक होता है। सॉरी, ये घाना लिख गया, टोगो घाना वाला, ये घाना नहीं है, ये घना लिखना था। तो बहुत ही घना व अपारदर्शक है। उपरोक्त में से सभी। तो बृहस्पति के जो वलय होते हैं वो सिलिकेटों के वलय होते हैं। ए वाला ऑप्शन आपका सही है। अब यहाँ जो वलय पाए जाते हैं ये गैसों के भी होते हैं और सिलिकेटों के भी होते हैं। यहाँ इसीलिए ये इसको जोवियन प्लैनेट कहा जाता है। यहीं से जो है जोवियन प्लैनेट की स्टार्टिंग होती है। लास्ट के 4 प्लैनेट जो हैं उनको जोवियन प्लैनेट कहा जाता है। ठीक है, ये जो सिलिकेट की जो लेयर होती है चारों तरफ, ये अत्यधिक पारदर्शी होते हैं और विरल होते हैं, लेकिन अस्तित्व विहीन नहीं होते हैं, इनका अस्तित्व होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी ग्रह के चारों ओर वलय हैं, किस ग्रह के चारों ओर वलय हैं? ऑप्शन: शनि, मंगल, बुध और पृथ्वी। यहाँ देखिए, इन्होंने लास्ट के 4 ग्रहों को नहीं डाला ऑप्शन में, एक ही डाला।
हो जाता तो वो दूसरी तरीके से पूछ सकता कि किन दो ग्रहों में या किन दो ग्रहों के समूह में चारों ओर वलय पाए जाते हैं। वो क्वेश्चन और टफ हो जाता। यहाँ पे इसने क्वेश्चन को थोड़ा हल्का प्रेजेंट किया है। आप जान रहे हैं कि लास्ट के 4 ग्रहों में जो है वो गैसें पाई जाती हैं, जिनमें शनि ग्रह में चारों ओर वलय हैं, मंगल, बुध और पृथ्वी पर वलय नहीं है। शनि के अतिरिक्त वरुण, अरुण और बृहस्पति में भी वलय के संकेत मिलते हैं। यहाँ पर एक चीज आप अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिए। जो टिटॉन है ये शनि का उपग्रह है, और सॉरी वरुण का, और टाइटन शनि का है उपग्रह। यहाँ पर कई बार कंफ्यूजन होता है और इसी कंफ्यूजन का फायदा हमारा कमीशन उठाता है। वो टाइटन और टिटॉन में जो है वो कंफ्यूज करके क्वेश्चन पुट अप कर देता है। तो इसको आप कहीं नोट डाउन कर लीजिए कि टाइटन जो है वो शनि का उपग्रह है और टिटॉन जो है वो वरुण के उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? ये ग्रह ये क्वेश्चन को आपको याद करने की जरूरत नहीं है कौन सा ठंडा है, बल्कि एक बात आप ये जान लीजिए, सूर्य के जो सबसे नजदीक होंगे वो तो होंगे ही नहीं। तो सबसे ठंडा कौन होगा? जो सूर्य से अत्यधिक दूरी पर होगा। तो अत्यधिक दूरी में इन चारों में कौन सा है? नेपट्यून। अगर नेपट्यून ना होता तो उसके आगे का हो जाता यूरेनस। लेकिन इन चारों में कौन सा ऑप्शन दिया गया? नेपट्यून का। तो नेपट्यून जो है वो सौर मंडल का सबसे दूर का ग्रह है, सबसे ठंडा होगा। ऑप्शन क्या दे रहे हैं? नेपट्यून, जुपिटर, मार्स और सैटर्न। लेकिन नेपट्यून सबसे ठंडा है क्योंकि वो सबसे दूरी पर है। 2006 से पहले अभी जो बात हो रही थी, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की बात हो रही थी, इन्होंने 2006 में प्लेटो को ग्रह से हटा दिया। बताया था कि वो की कंडीशन को, प्लेनेट की कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है, इसलिए उनको हटा दिया गया। नहीं तो प्लेटो माना जाता था। प्लेटो के हटने के बाद नेपच्यून बचा। ठीक है। इसका जो तापमान होता है यहाँ की सतह का वो -228 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक रूप से मृत्यु की ओर ग्रसित हो जाते हैं कहलाती है। टॉपिक था बहुत बड़ा, तारे का जन्म और मृत्यु। मैंने कहा था कि इससे तारे के जीवन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उसी से है ये। उसी में आपका सुपरनोवा, न्यूट्रॉन तारा, पल्सर, चंद्रशेखर सीमा, सारे के सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। चंद्रशेखर सीमा, एडिंगटन सीमा, हॉयल सीमा या फिर फाउलर सीमा। तो इसका आंसर है चंद्रशेखर सीमा। 1.4 ms जो है वो चंद्रशेखर सुब्रमण्यम ने 1930 में तारे के द्रव्यमान की सीमा को निश्चित कर दिया। उन्होंने बताया 1.4 ms अगर तारे का द्रव्यमान है तो उसकी सीमा जो है वही मानी जाएगी कि ये तारा है। इसके बाद जो है उसका जो है अपक्षय होना शुरू हो जाएगा, वो धीरे धीरे डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। आइए देखते हैं कैसे होता है। तो 1.4 ms से कम होने पर तारे का जो है वो श्वेत वामन बनता है, व्हाइट डॉग बनता है। ठीक है। अब ये होता कैसे है? जैसे कि कोई तारा है उसमें थोड़ा सा हाइड्रोजन है तो वो हीलियम में बदल जाता है। अब वो हीलियम में बदल गया, उसका उसमें उतना है ही नहीं हाइड्रोजन, तो उससे 1.4 ms से कम उसका है द्रव्यमान, तो वो धीरे धीरे क्या है खत्म हो जाता है। लेकिन जब 1.4 ms से ज्यादा होता है तब क्या होता है? कम होता है तब तो श्वेत वामन बन गया। श्वेत वामन ठंडा होकर के ब्लैक वामन भी बन गया, ब्लैक डॉट। लेकिन 1.4 ms से ज्यादा हो गया तब क्या होगा? 1.4 ms से अगर तारे का द्रव्यमान ज्यादा होता है तो ये न्यूट्रॉन तारा या पल्सर बनता है। और न्यूट्रॉन तारा या पल्सर जो है आगे चल करके समय बीतते बीतते कृष्ण छिद्र या ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, सुपरनोवा क्या क्या है?
देखिए फिर से क्वेश्चन से ही तारे से ही नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। एक ग्रह का, एक ब्लैक होल, एक पुष्कल तारा या एक मृत प्राय तारा। सुपरनोवा का मतलब ही होता है विस्फोट, ब्लास्ट। तो अगर कोई चीज ब्लास्ट हो गई तो बची कहाँ? ग्रहिका कहाँ बची, या ब्लैक होल या पुच्छल तारा बचा ही कहाँ? ब्लास्ट हो गई तो खत्म हो गया। तो लास्ट का ऑप्शन जो है एक मृत प्राय तारा। आइए देखते हैं सुपरनोवा के बारे में कुछ बातें। तारे के जीवन में जब रक्त दानों या लाल दानव बनता है, इसके पश्चात हीलियम कार्बन में और कार्बन भारी पदार्थों में बदलता है, तब अचानक विस्फोट होता है जिसे कि सुपरनोवा कहते हैं। कब? जब हीलियम हाइड्रोजन हीलियम में बदला और हीलियम जो है वो भारी पदार्थों में जैसे कि लोहे में या अन्य तत्वों में जो हैवी वेट के होते हैं उनमें बदल जाता है, तो उसमें तीव्र विस्फोट होता है जिसे कि सुपरनोवा कहते हैं। सुपरनोवा विस्फोट के बाद तारे की मृत्यु हो जाती है, वो खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति अंधेरी काली रात। देखने में क्वेश्चन ये आपका बहुत बड़ा लग रहा है। जब क्वेश्चन बड़ा है ये समझ जाइए किसी अच्छे आयोग ने इसको फिट किया है। ये आईएएस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है। जितना बड़ा क्वेश्चन होगा खाली आपको पढ़ने में समय लगेगा, उसका आंसर उतना ही छोटा होगा, उतना ही सरल। खाली आपको क्वेश्चन समझने की देरी है। ठीक है। एक व्यक्ति काली अंधेरी रात में रेगिस्तान में अकेला खड़ा है। उसे अपने गांव जाना था जो वहां से पूर्व में 5 किलोमीटर दूरी पर था। उसके पास दिशा ज्ञान के लिए कोई यंत्र नहीं था, परंतु उसने ध्रुव तारे को पहचान लिया। ये खाली आपसे जानना ये चाहता है कि आप ध्रुव तारे के बारे में जानते हैं कि नहीं, ध्रुव तारे से आप डायरेक्शन फिट कर लेते हैं कि नहीं। आइए देखते हैं आगे क्या कह रहा है। अब उसको गांव पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से कौन से मार्ग अपनाना अधिकतम सुविधाजनक होगा? इतनी लंबी कहानी बताई। आइए देखते हैं ऑप्शन क्या दे रहे हैं ये। ध्रुव तारे की दिशा में चले, ध्रुव तारे के विपरीत दिशा में चले, ध्रुव तारे को अपनी बाईं ओर रख कर चले, या ध्रुव तारे को अपनी दाईं ओर रख करके चले। तो ध्रुव तारे को सी ऑप्शन जो है, ध्रुव तारे को अपनी बाईं ओर रख कर चले तो वह अपने घर अधिकतम सुविधाजनक से पहुंच जाएगा। आइए जानते हैं कैसे। ध्रुव तारे के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ध्रुव तारा खगोलीय गोले के रूप में उत्तरी ध्रुव के ऊपर स्थित है। यानी दुनिया की अधिकतर जहां आप देखिए, जो अब ग्लोब देखिए या मैप या एटलस पे देख लीजिए, अगर ग्लोब को दो पार्ट में डिवाइड कर दें हम, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, तो हम देखते हैं कि जो उत्तरी गोलार्ध है वहां लिथोस्फीयर ज्यादा है, स्थल मंडल ज्यादा है, और दक्षिणी गोलार्ध में हाइड्रोस्फीयर ज्यादा है, लिथोस्फीयर कम है। तो अधिकतर देश जो है वो उत्तरी गोलार्ध में ही है। अब यहाँ से अधिकतर जगह से ध्रुव तारा पृथ्वी के ऊपर प्रतीत होता है। यहाँ हम लोग इंडिया में भी देखते हैं तो हमको उत्तर की दिशा में दिखता है ध्रुव तारा। अतः उस व्यक्ति को पूर्व की ओर जाने के लिए ध्रुव तारे को अपनी बाईं ओर करना होगा। अब कोई है वो पूर्व की ओर उसको जाना है तो उसको उसको क्या नाम है, ध्रुव तारे को देखेगा जो कि उत्तर दिशा में होगा। उधर से वो जाने के लिए पूर्व की ओर मुड़ेगा और अपने घर आसानी से पहुंच जाएगा। थैंक यू। लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम में आप लोग आए, बहुत बहुत स्वागत था आप लोगों का। अनअकैडमी आप लोग को आपके मुकाम तक पहुंचाने में काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। इसके अपकमिंग कोर्सेज में जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब होइए और मेरा कोड सौरभ 10 यूज़ कीजिए जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल सके। ओके, थैंक यू।